हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री जी फिजिक्स प्रेप। बच्चों, यहाँ पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। चलिए आज के हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्रीवियस जो आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ विजिबल लाइट विद मैक्सिमम वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि विजिबल लाइट की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो हमारे पास कितनी है। वो हमारे पास होती है 7800 इन 10⁻10 मीटर, या कह लो 7800 एंग। तो अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं E = H न्यू या फिर Hc/λ। H की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 6.6 इंटू, तो 6.6 इन 10⁻34, 3 × 10⁸ अपॉन में 7800 इंटू पावर माइनस। लेकिन ये जो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा ये जूल में निकल कर आएगा। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमें 1.6 10⁻19 से इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इतना। तो मोमेंटम हमसे पूछा जा रहा है फोटोन का कितना होगा। देखो, इतनी फ्रीक्वेंसी से हम कम से कम ये तो निकाल सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा क्या होगा, क्योंकि वी नो दैट लैम्डा इज एच अपॉन में पी। तो यहाँ पर हमने लैम्डा निकाला, दैट इज एस सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सी होता है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आया 2 × 10⁻−5, 8×5 = 13। और यहाँ पर लगाऊंगा 6.6 10⁻34 और अपॉन में पी। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल ही चुके हैं, बस यहाँ रिप्लेस करनी लग जाएगी। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालते हैं विच इज़ 6.6 इंटू 10⁻34, और यहाँ पर पी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कितनी आई है, 2 × 10⁵ -5। तो हमारे पास कितना आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलेगा 3.3 इंटू 10⁻20। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 will be the correct solution for the following problem. Strength of the photoelectric current is directly proportional to frequency of incident radiation, intensity of incident radiation, angle of incidence of the incidence radiation, distance between the anode and the cathode. मैंने पहले बताया था जो हमारे पास करंट होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी पर तो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर जाती है कि नहीं। तो हम यहाँ आंसर क्या लगाएंगे, इंटेंसिटी। अपने आप में ये क्वेश्चन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि तुम्हारा करंट किस पर डिपेंड करता है। साहब, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। When the incident light is incident on the surface, photoelectrons are emitted. For photoelectrons, the value of kinetic energy is same for all. Maximum kinetic energy do not depend upon the wavelength of the incident. The value of kinetic energy is equal or less than the maximum kinetic energy या none of the above। देखो, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज से हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल। सबकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। क्या पता एक इलेक्ट्रॉन कभी कोलिजन के अंदर गया ही ना हो, उसने कभी कोलॉइड ही ना करा हो किसी फेलो इलेक्ट्रॉन या लैटिस के एटम्स के। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हद से हद हो सकती है वो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, विच विल बी एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द वर्क फंक्शन। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल जाएगा। कोई छुटपुटिया इलेक्ट्रॉन शायद कोलॉइड कर चुका हो तो उसकी एनर्जी कम हो सकती है। तो एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा कोलाइड कर गया हो कि भैया उसकी काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाए, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जीरो से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक कोई सी भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। अरे मेरे भाई, फार्मूले के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और हम जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस फार्मूले से रिलेटेड होती है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये बात भी बेबुनियादी हो गई। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये हो सकती है। नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं बना। When the light fall on the photosensitive surface, electrons are emitted from the surface. The kinetic energy of these electrons does not depend upon। अगर लाइट हमारी किसी फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस पर पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सरफेस में, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्योंकि फॉर्मूला ही हमारे पास ये आ जाता है ना, एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट।
तो ये दोनों पर तो डिपेंड करती है। टाइप ऑफ मटेरियल यूज, देखो टाइप ऑफ मटेरियल यूज जो होता है वो वर्क फंक्शन को डिफाइन हो जाता है फिर कि भैया आप कौन से मटेरियल को यूज कर रहे हैं, कौन से लोहे को आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो टाइप ऑफ मटेरियल यूज भी एक फैक्टर रहता है क्योंकि हर एक मटेरियल का अलग वर्क फंक्शन होता है जिसकी वजह से अलग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल ऑप्शन क्या हो गया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता है। Work function of the substance is 4.0 electron volt. The longest wavelength of the light can cause photoelectric emission from the substance is approximately। एक वर्क फंक्शन हमारे को दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कह रहा है कि वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंस। अगर हम इस वर्क फंक्शन को देखें तो ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जो इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, हमें मैनुअली सबको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये जो 540 दे रखी है इसको निकालने की कोशिश कर लेते हैं, एक 310 दे रखी है इसको निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक काम करना तुम लोग, इस फार्मूले में लगाना एच सी बाय लैम्डा। ठीक है। तो एच की वैल्यू है 6.6 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 और अपॉन में लैम्डा। जैसे पहले दे रखा है 540 और दूसरा दे रखा है 310। तो यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया 540 नैनोमीटर 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। और फिर यहाँ पर आंसर निकाल कर देखना, देखना तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है। ये जो आंसर है क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। हम इसे नाम दे देते हैं फाई आई, है ना, इंसिडेंट इंसिडेंट फंक्शन या इंसिडेंट एनर्जी। अगर इसकी वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो यही आपका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कम है, हल्की सी भी कम है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है या फिर कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, चेक कर करके। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर रख कर देखिए और चेक करिए। Photoelectric effect take place in the element A, its work function is 2.5। तो A एक एलिमेंट है, इसका वर्क फंक्शन हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा। और हमने ये भी दे रखा है कि इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा। कोई और मटेरियल है हमारे पास जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जो बी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती। अब यहाँ पर हमारे को काफ़ी सारे वेरिएबल्स को एक साथ क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ओके। तो एक एक लाइन हम यहाँ पर वापस पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इन द एलिमेंट ए, वर्क फंक्शन इज इतना एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा। कोई एक ऐसी चीज़ जो इन दोनों को रिलेट कर रही होगी, कोई ना कोई तो होगी। द अदर एलिमेंट इज बी हैविंग द वर्क फंक्शन इतना, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस द फोटो। अरे देखो, इसने सीधी सी बात पूछी है, वैसे तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इसने बोला है कि आप ये बताइए कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो मेरे पास थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। हमने लिखा है इसे एच सी बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। सॉरी, थ्रेशोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक। अब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, देखो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपस में ऐसे रिलेट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है भाई जिसके, अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी से लाइट रे फेंकूं तो वो जो पर्टिकुलर मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है ना। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाती है लैम्डा। अब ये जो लैम्डा थ्रेशोल्ड होती है ये मैक्सिमम वेवलेंथ कहलाती है। मतलब ये वो वेवलेंथ होगी जिससे आगे अगर आप कुछ भी और वेवलेंथ देने की कोशिश करोगे तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर शीट पर या कह लो उस पर्टिकुलर मेटल पर नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात आती है तो हम इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ निकाल सकते हैं। अब इसने हमारे को वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इसे मैं नोट के हिसाब से दिखाऊंगा। तो ये हमारे को वर्क फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर लिख भी रखा है उसने, मैं ध्यान या आप लोग ध्यान देना, ये वर्क फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी निकाली है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे भैया, हमें तो ये फार्मूला दे रखा है कि पहले वाले का कितना है 2.5 और दूसरे वाले का कितना है 5। हमने दोनों के आंसर लिख कर देखे, बी का भी आंसर लिख कर देखा हमने, और हमने किसका आंसर लिख कर देखा, ए का भी आंसर लिख कर देखा। तो बी का हमारे पास कितना आ रहा है 5, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा फॉर द केस ऑफ बी, मैक्सिमम फॉर द केस ऑफ बी, और ये किसका है मैक्सिमम फॉर द केस ऑफ ए। ये पहली इक्वेशन आई, ये दूसरी इक्वेशन आई, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 2.5 अपॉन में 5 लैम्डा फॉर बी अपॉन में लैम्डा फॉर ए, लैम्डा फॉर बी अपॉन में लैम्डा फॉर ए का लैम्डा इसने हमारे को कितना दे रखा है, लैम्डा ही दे रखा है। तो अगर हमने यहाँ पर इसे डिवाइड करने की कोशिश करी तो ये कितना बन जाएगा 50, से कैंसिल करा तो ये आ जाएगा 1/2, तो लैम्डा बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ऑफ लैम्डा ए, दैट इज 1/2 ऑफ लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस आपको दो इक्वेशन बनानी है एंड आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हिच इज लेसर देन 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द अप्रोक्सीमेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। अगर हमने एक वेवलेंथ जो कि कह लो 6000 से कम कर रखी है, इंसिडेंट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें एमिट करते हुए दिखते हैं। अब ये बताइए अप्रोक्सीमेट वर्क फंक्शन क्या होगा। देखो, ये जो वेवलेंथ हमें दे रखी है, यही वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जिस पर अगर हम लाइट को डालेंगे, या इसकी वाली लाइट को डालेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं कोई लाइट लेकर आया जिसकी वेवलेंथ इसके आसपास है या इससे थोड़ी सी क्या है कम है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। इसने यहाँ डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो मतलब क्या है, हमें इसी वेवलेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा मैक्सिमम। अब इसने यही बोला अगर इससे ज़्यादा तुम कोई भी और वेवलेंथ चूज करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन इससे कम चूज करते हो तो हो सकता है। अब देखो, इसने बोल रखा है इससे कम चूज करते हो, इसे चूज नहीं करते हो। अब इससे कम कौन सी वेवलेंथ हो सकती है, मैं लिख सकता हूँ 599.9999999 पर तो हो जाएगा फोन। लेकिन ये किसके लगभग लगभग ये किसके बराबर है 6000 के, तो हम यही ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा एच सी बाय लेमडा। अब ये देखो सारे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमें चाहिए होंगे, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसे ना अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर चाहिए तो 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 12400, वैसे तो एग्जैक्ट होता है शायद 12375, 12775 या कुछ ऐसे करके होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैं 12400 लिख रहा हूँ, और इसी से मैं आंसर निकालने की कोशिश करूँ। अब ये जो आंसर निकलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक, कैंसिल वैंसिल कर देंगे, हमारे पास कितना आंसर निकल कर आएगा ये, अरे दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 2 तिया 6, और ये हुआ 2 12 और 2 दूनी 4, 62 के आस। और तो नहीं बच रहा है यहाँ पर, उल्टा लिख दी। मैं कहता हूँ मेरे से क्या, अब ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 2 के आसपास निकल कर आएगा। तो ये होना चाहिए, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर इसने पूछा भी अप्रोक्सीमेट है, 2 का फैक्टर बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम आंसर लगा सकते हैं। सरफेस ऑफ सोडियम इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ, ने सोडियम पर इतनी वेवलेंथ की लाइट फेंकी। वर्क फंक्शन हमारे को सोडियम का दे रखा है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो हम फेंक रहे हैं उसका 12400 बटे 6000। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इज, ए यार इस फालतू में कैलकुलेट कर रहे थे। ये फार्मूला जो होता है ना, देखो ध्यान, मैं क्यों कह रहा हूँ हम फालतू में कैलकुलेशन कर रहे थे, ये फार्मूला जो हम लिखते हैं, इंसिडेंट एनर्जी माइनस दी वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी माइनस दी वर्क फंक्शन, ये हमारे को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना। लेकिन आदत तो वही है ना कि क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से लगाना। मैंने कभी सोचा ही नहीं क्वेश्चन का क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन बात कर रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ सकता है, कितनी हो सकती है। हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है, जीरो से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी सर। तब ये तो ऐसा था कि क्वेश्चन को पढ़ा और टिक कर दिया, लेकिन बात है ना, आदत है।
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, हमसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे को दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट एनर्जी हमारे को दे रखी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई, एक मिनट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन। हाँ, तो जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 4 है, और इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास 6। तो हमसे पूछा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी। तुम एक चीज़ ध्यान रखना, ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू द इंसिडेंट एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसने हमसे इस वी नॉट की वैल्यू पूछी है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। हम क्या लिखेंगे, इट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इलेक्ट्रॉन। अब कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे को दे रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपॉन में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो ई है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही तो है। हम इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए, 4 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे भी वही है ऊपर भी वही फैक्टर है, तो मैंने कैंसिल कर दिया और आंसर क्या, 4। When a point source of monochromatic light is incident at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell, the cutoff voltage and the saturation current are 0.6 and 18 milliampere. Then if the same source is placed 0.6 meter away from the photoelectric cell, then stopping potential will be। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस पे कोई, मतलब डिस्टेंस का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ने अभी तो लिखा था कि भैया ई नॉट इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पर तो ये इंसिडेंट एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो ये तो दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे, पहला और दूसरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी अच्छा नहीं, पहले पढ़ तो लूँ दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या लिख रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 और इंसिडेंट कितनी है, यस 0.6 है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट गेट अफेक्टेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सैचुरेशन करंट विल बी 6 मिली एम्पियर। अब सैचुरेशन करंट कितना होगा, 6 मिली एम्पियर होगा, कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। देखो, जो करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब करंट भी 1/r² को फॉलो करेगा। तुमने क्या करा, पहला करंट तुम्हारे को देखने को मिला, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ करंट मल्टीप्लाई r² इज कांस्टेंट। पहला करंट मुझे देखने को मिल रहा है 18 मिली एम्पियर, है ना, ये देखो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2। तो 18 मिली एम्पियर इंटू 0.2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फाइनल हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, 0.6 मीटर अवे कितना करंट होगा। तो फाइनल करंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी एट 0.6 मीटर अवे, तो यहाँ पर आया 18/1/9। कितना आंसर आ रहा है, 9 दूनी 18, 2 मिली एम्पियर। और यहाँ पर इसने कितना दे रखा है, 6 मिली एम्पियर, ये गलत हो गया। सेचुरेशन करंट 18 मिली एम्पियर, ये गलत हो गया। करंट जो है हमारा वो अधीन है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी की तरह ही वो वेरी करता है प्रोपोर्शनैलिटी में। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अ मेटल इज 200 नैनोमीटर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे को दे रखी है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर विच एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विल बी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, h c/λ गिवन जो हम दे रहे हैं दैट इज 100 नैनोमीटर, माइनस h c/λ थ्रेशोल्ड 6.63 10⁻34 3 इंटू 10⁸ उनमें 100 नैनोमीटर, माइनस 6.63 10⁻34 मल्टीप्लाई 3⁸ अपॉन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, वो सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, दैट इंटू 10⁻⁹ आई डू थिंक सो सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसे पूरा का पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अगर पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो जो ये आंसर आएगा ना पूरा का पूरा, इसको किससे तुम डिवाइड कर दोगे, 1.6 10⁻⁹ पूरा का पूरा आंसर।
तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कैलकुलेशन किस किस की आई, किस किस की नहीं आई। तो बस हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट सरफेसेस। द ग्राफ शोन दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए का वर्क फंक्शन कैसा है। देखो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मूला यही है। तो ए का जो वर्क फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो ए का हमारा स्मॉलर है, बी का हमारा लार्जर है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर अ गिवन सरफेस इज, मैंने पहले ही बताया था ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, या ये वाला जो फार्मूला तुम लिखते हो एच सी, या अब लिख लो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना, एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू। अगर तुम ग्राफ बना रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है फॉर्मूला, एच अपॉन में ई न्यू इंसिडेंट माइनस एच अपॉन में ई न्यू नॉट। तो इसने पूछा जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ के अंतर्गत जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा। अब देखो अगर मान लो मैं इसे वाई एक्सिस पर लिखूं और इसे मैं एक्स एक्सिस पर लिखूं, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही होगा, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन है। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर एम की वैल्यू क्या है एच अपॉन में ई, और सी की वैल्यू क्या है माइनस एच अपॉन में ई इंटू न्यू नॉट। ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारा जो कर्व है उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव, और वो है एच बाई ई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन प्रूव, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या प्रूव करा था। तो कमाल का क्वेश्चन है ना। उसने ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्रूव करा था, नहीं ये नहीं प्रूव करा था। ई इक्वल टू माइनस आर सी स्क्वायर एच अपॉन में एन स्क्वायर, नहीं सर ये तो किसी और चैप्टर का है। हमारे पास हो गया एच न्यू और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो अगर तुम ध्यान दोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये तो इसने प्रूव नहीं करा। ने क्या प्रूव करा था, ई इक्वल टू एच। ओके। विच अमंग विच वन अमंग द शोज पार्टिकल नेचर, तुम सबको पता है, सेव चैप्टर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक। पीई क्या है, अच्छा यही होगा, यही होगा फोटो इलेक्ट्रिक, बाकी नहीं होंगे। ठीक है। A photocell is illuminated by a source of light which is placed at a distance d from the cell. If the distance become d by 2, the number of electron per second will be, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है कि नहीं, मतलब करंट की बात कर रहा है ये। अब करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, 1/r² पे। तो इसने बोला आपने डिस्टेंस को मतलब आर से हटाकर, मतलब आर की जगह इसने डी ले रखा है, आपने डिस्टेंस को डी से हटाकर आधा कर दिया, डी बाई 2 कर दिया। तो अगर मेरी इंटेंसिटी 1 डी पे डिपेंड करती है तो मेरी इंटेंसिटी 2 डी बाई 2 पर डिपेंड करेगी, दैट इज 4 अपॉन में डी स्क्वायर। अगर मैं ये पहली इक्वेशन लिखूँ और ये दूसरी इक्वेशन लिखूँ और इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आएगा I1/I2 विल बी इक्वल टू 4 1 1/4। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो इंटेंसिटी या कह लो करंट, इंटेंसिटी करंट पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, 1/r² पर। यहाँ तक ये बात समझ गए। आर की जगह हमारे को डी दे रखा है पहले केस में कि भैया जब हमारे पास एट अ डिस्टेंस डी हमने प्लेस कर रखा था तो इतना करंट डेवलप हो रहा था, इतने इलेक्ट्रॉन भागा भागी कर रहे थे फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस डी। बेस फॉर्मूला तो हमारे पास यही रहने वाला है, बस हमने यहाँ पर आर की जगह डी लगा दिया। दूसरी जगह पर डिस्टेंस आधा हो गया तो हमने डी बाई 2 लगा दिया। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन निकल कर आई, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, हमें देखने को मिल रहा है 1/4। तो I1/I2 की वैल्यू आ रही है हमारे लिए 1/4। तो इसका मतलब क्या है, I2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ I1, दैट इज 4 गुना बढ़ गया। नेक्स्ट, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द स्लोप ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट का स्लोप पूछ। देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद तुम खुद समझदार हो, तुम्हें खुद पता चल जाए। ठीक है।
अगर इसे वाई एक्सिस पर रखा है, इसे एक्स एक्सिस पर रखा है, तो ये क्या हो जाता है, स्लोप आई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होता है स्लोप। तो ये एच को हम क्या बोलना पसंद करते हैं, प्लैंक का कांस्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। Photon energy 6 electron volt is incident on a metal. Work function is 4 electron volt. Incident energy 6 electron volt. Maximum kinetic energy कितनी होगी? Maximum kinetic energy is incident minus work function 6 minus 4. 2 electron volt. That is option number 3 will be the correct solution for the following problem. Light of frequency nu is incident on a metal of threshold frequency nu naught. The work function of the metal will be equal to, अरे यार कह रहा है सारी चीजें बकवास दे रखी है, बस ये बता दो मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वर्क फंक्शन भी कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा, और तो कोई बात ही नहीं है। द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी। तो वर्क फंक्शन हमारे पास कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 पावर माइनस, कितने जूल है। इसने हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम तो जानते ही है फ्रीक्वेंसी का मतलब है एच न्यू। तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 10 की पावर माइनस 34। तो यहाँ से हमारे पास न्यू की वैल्यू निकल कर आ सकती है। कोई और तरीका है इसे आसान तरीके से, तब इतनी कैलकुलेशन ना हो। अब ठीक है, अब जो भी है, जो हो रही है तो हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 3.3 1.6 पावर माइनस 3 6.6, ये 2 पर कट जाएगा हमारे पास, 2 अट्ठे 16 पर कटेगा, और ये जो 10 की पावर माइनस जाएगी, और कितना आएगा, 3 में से 1 गया 12। तो नहीं नहीं, एक मिनट रुको, तो पॉइंट पावर 10, 34 माइनस 5, ठीक है, 15, 15, तो 8 पावर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन में तुम सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन आसान है, हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में ना यूनिट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लैंक कांस्टेंट को हम लिखते हैं एच इज इक्वल टू ई बाय न्यू। न्यू की यूनिट होती है 1/सेकेंड, और एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक, तो न्यूटन मीटर का मतलब है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। Ultraviolet ray incident on the metal plate, then photoelectric effect does not occur. It occur by the incidence of। हमसे बोला जा रहा है भाई देखो, अल्ट्रा वायलेट रे के लिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी और रे के लिए हो जाए, इनमें से चेक कर लो कौन सा। अब मैं यहाँ पर ले आया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसा तो है नहीं कि मुझे ये याद होगा, इतना बड़ा डेटा कौन ही याद रख, लेकिन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम सब लोग इसे याद रख सकते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर से ऐसे ही बनता है ना कि ईएम वेव का भी क्वेश्चन आ जाए, डुअल नेचर का भी आ जाए। तो इसने बोला कि देखिए सर, अल्ट्रा वायलेट पे काम नहीं हो सकता। अल्ट्रा वायलेट की अगर मैं बेसिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखूँ तो ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 16 है। तो मतलब 10 की पावर 16 के आसपास काम नहीं होगा हमारा, जो थ्रेशोल्ड वेव फंक्शन होगा कहीं ना कहीं वो 10 की पावर 16 से ज़्यादा होगा। अब हमारे पास इंफ्रारेड दे दिया, रेडियो दे दिया, लाइट दे दिया, तो एक काम करते हैं, हम लाइट वेव को देख लेते हैं। तो लाइट वेव कहाँ है, विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पर पड़ रहा है हमारे पास, ये पड़ रहा है 10 की पावर 14 पर। देख रहे हो, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये पड़ रहा है 10 की पावर 14 के आसपास, ये रहा विजिबल 10 की पावर 14 या 10 की पावर 15, इसके आसपास ये पड़ रहा है। तो यार इस पर भी नहीं होने वाला काम, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो और भी कम है। तो हमारे लिए लाइट वेव भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई। अब बात आ गई, जैसे लाइट वेव के ऊपर क्या है, एक्सरे। एक्सरे कहाँ पड़ता है, ये देखो, ये रहा एक्सरे हमारा पड़ रहा है इस पर्टिकुलर बैंड में, 10 की पावर 20 से लेके 10 की पावर 16। तो इस पर्टिकुलर बैंड पे काम हो सकता है, तो एक्सरे हमारा एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, और लाइट वेव नहीं होगी। अब देखते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ पड़ रहा है हमारा,
इंफ्रारेड यहाँ पड़ रहा है 10⁻13 के आसपास, ये पड़ रहा है इंफ्रारेड, जो कि 14 और 13 के आसपास है। तो इंफ्रारेड भी हमारा आंसर नहीं होगा। और रेडियो वेव हमारा कहाँ पड़ रहा है सर? यार रेडियो वेव तो यहाँ लिखा ही नहीं है, हमने रेडियो वेव की तो निकाल कर लानी पड़ेगी। माइक्रोवेव है, अरे ये रहा शॉर्ट रेडियो वेव, ये रहा शॉर्ट रेडियो वेव, ये इसके आसपास है। ये देखो 10⁻18 समथिंग लाइक दैट, है ना? चाहे शॉर्ट रेडियो वेव जो भी है, रेडियो वेव तो है ना, तो इस पर भी नहीं हो पाएगी, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है? सिर्फ एक्सरे। एक्सरे ही ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻20 या कह लो इस पर्टिकुलर बैंड के आसपास पड़ रही है। देखो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मुझे याद नहीं, कोई याद नहीं रख सकता यार, ठीक है। और जो बात है सो बात है, मैं तो इतनी याद नहीं रख सकता, तुम शायद इतने रट्टे बायो में मार लेते हो, मैं नहीं मार पाता। तो और वैसे भी मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर ये चीज़ मेरे पास स्टोर रहती है कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, डेटा ही तो है, फैक्चुअल डेटा है, इसे याद रख कर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे कैंडिडेट्स में सिर्फ एक्सरे ही ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबली ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10�16 से ज़्यादा है। तो कम से कम एक्सरे की जो है हमारे पास वो 10⁻20, 10⁻19, 18 या 10⁻17 के आसपास तो हो सकती है। तो दैट विल डू द जॉब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी से ही मैं ये क्लिप लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका जो बैंड है वो लाई कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। Photoelectric cell is illuminated by a point source of light which is 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter away, then each emitted electron carries 1/4 of the initial energy. The number of electron emitted is half of the initial number. Each emitted electron carries half the initial energy. Number of electron emitted is quarter of the initial emitted. देखो एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो तो मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसने बोला ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी, एनर्जी वाले सारे ऑप्शन चले जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर, इस पर हम विचार करेंगे क्योंकि इंटेंसिटी पे फोटो करंट डिपेंड करता है और फोटो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही बनता है। तो इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे, एनर्जी वाले सारे ऑप्शंस को हटा देंगे। हम जानते हैं इंटेंसिटी, जिसे हम करंट के प्रोपोर्शनल मान रहे हैं, मतलब करंट हमारे इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और जो इंटेंसिटी है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लो हम इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले केस में जो करंट हमारे पास आ रहा है इट विल बी k/1, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर अवे है, k इज एनी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो मैंने यहाँ पर हटाकर लिखा, और मैंने इंटेंसिटी नंबर 2 निकाली विच विल बी k/2 का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, I2/I1 विच विल बी इक्वल टू k/4 k/1 विच इज़ 1/4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 टाइम्स ऑफ I2 आ रही है। दैट इज़ हमारे पास ये हमें पता चल रहा है, एक मिनट को, हाँ हमारे पास ये हमें पता चल रहा है कि I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 ऑफ I1। मतलब जो हमारा करंट है वो 1/4 हो गया। अगर करंट 1/4 हो गया तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 1/4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज हाफ, नहीं गलत हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब ही शायद 1/4 होता है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्वार्टर मतलब 1/4। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। द ग्राफ shows the variation of current I in the two photocell A and B as a function of applied voltage. When the light of the same frequency is incident on the cell, which of the following is the correct conclusion drawn from the data? देखो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, अजीब ही पागल है। अबे यार ये तो क्लास में ही पढ़ा क्वेश्चन है, कैसे नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? यही तो ग्राफ पढ़कर जाने होते हैं। तो थ्योरी में मैंने ये ग्राफ पढ़ा दिया है, अब ध्यान से समझना। ये ग्राफ कह रहा है कि दोनों मेटल्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने वाला है। कहने का मतलब है दोनों की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। एक चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बोला गया है, क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेंगे वरना कुछ आंसर नहीं निकल कर आएगा। इसने बोला है कि लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंटेड, एक सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट दोनों पर मारी गई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाता है? हम इसे लिखते हैं द इंसिडेंट एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन। अब एक चीज ध्यान से देखना,
ये सेम है दोनों के लिए, ये सेम है, ये भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, मतलब ये जो ईवी नॉट है ये दोनों के लिए सेम है। तो हमारे पास एक तो ये वैल्यू फिक्स हो गई काइनेटिक एनर्जी की, और एक इंसिडेंट की वैल्यू फिक्स हो गई। तो अगर मैं एच न्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये भी सेम है दोनों के लिए और ये भी सेम है दोनों के लिए, तो जो इन ये जो वर्क फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है, सॉरी हाँ, नहीं नहीं सही है, सॉरी क्यों कह रहा हूँ, हाँ ये जो वर्क फंक्शन का वैल्यू मेरे पास जो दोनों के लिए निकल कर आएगा, चाहे वो बॉडी ए हो या बॉडी बी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब तुम कह रहे होंगे सर कैसे कैसे, मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो मान लो दोनों की काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, और इंसिडेंट एनर्जी मैंने दे रखी है दोनों को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों के लिए सेम है, इंसिडेंट एनर्जी भी सेम है दोनों के लिए, और काइनेटिक एनर्जियाँ भी सेम है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास एच न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों के लिए सेम है, तो हमें ये पता चला कि भाई दोनों ही जो मेटल्स हैं वो सेम मेटल है, सेम मटेरियल है, दोनों का वर्क फंक्शन सेम है। अब यहाँ पर ए ऊपर क्यों है और बी नीचे क्यों है? करंट किस पर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, है ना? करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो ए के ऊपर जो हम लाइट की इंटेंसिटी डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होगी बी के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो ये पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कैथोड ऑफ द टू सेल्स आर मेड फ्रॉम सेम सब्सटेंस। ये तो बात बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन सेम है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट। हाँ ये तो लाइन ही सही हो गई, भैया दोनों के लिए हमने डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करी है मगर सब्सटेंस सेम है। कैथोड आर मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस, नहीं, कैथोड सब्सटेंस एज वेल एज इंटेंसिटी आर डिफरेंट, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर। According to Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of the photoelectron and the frequency of incident radiation, ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि सर ऑप्शन नंबर 3 है, स्टैंडर्ड कर्व है, सिखा चुका हूँ। अब जिसे नहीं आता, मान लो तुम्हें नहीं आता, पहले ये बता देता हूँ, फार्मूला देख लो, ये देखो, ये फार्मूला है, इसे तुमने वाई एक्सिस पर लगाया, इसे तुमने एक्स एक्सिस पर लगाया, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस, अच्छा इस माइनस इसको तुम ऐसे ले लो, प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे लिख लो। तो एम क्या होता है, स्लोप, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा हमारे लिए, एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। इंटरसेप्ट होता है सी, सी क्या हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर तुम एक्स वाई का कर्व बनाओगे ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ध्यान रखना है इंटरसेप्ट मतलब जो कट रहा है, अब वो वाई एक्सिस पर कट रहा है। तुम कहोगे कैसे पता चला, एक्स को जीरो रख कर देख लो, इसको जीरो रख दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एच न्यू नॉट, तो माइनस एच न्यू नॉट नीचे की तरफ कटेगा क्योंकि माइनस है ना। और ये किसका कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे मार देना। अब तुम कहोगे सर ये आपको कैसे पता कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मुझे ऐसे पता चला, यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा एक्यूट एंगल ही बनकर आएगा, तो इसलिए हमारे पास ये कर्व होना चाहिए, इससे मिलता जुलता कर्व ऑप्शन नंबर 3 है। अब ये मत कहना कि नहीं बताया था, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता दिया। According to Einstein photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photoelectron from metal versus frequency of the incident radiation give a straight line whose slope is nothing but it is h, Planck's constant, है ना। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये हर मेटल के लिए सेम रहता है, याद रखना, हर मेटल के लिए सेम। अब हम पढ़ते हैं, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, क्या ही बकवास है, पहला ऑप्शन ही गलत कर दिया। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नहीं, स्लोप सिर्फ एच है, सबके लिए सेम है, तो नेचर वेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ऑन बोथ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑफ द मेटल यूज्ड, क्या बकवास है। इज सेम फॉर ऑल मेटल, हाँ, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, स्लोप है, वैल्यू कांस्टेंट है, तभी तो बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर वो भी डिपेंड कर जाता तो फिर तो फायदा ही क्या था। Photon of energy 4 electron volt is incidented on a metal whose work function is इतना। ये लो सर, पहले लिख देता हूँ, द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल शुड बी, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ई वी नॉट इंसिडेंट माइनस फाई नॉट, कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नॉट। यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ई से ई कैंसिल, 2 वोल्ट का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर वेव्स। E and P are the energy and the momentum of photon respectively. Then on reducing the wavelength, अगर E और P एनर्जी और मोमेंटम है तो वेवलेंथ को रिड्यूस करने पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, देखो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है और लैम्डा होता है हमारे पास एच अपॉन में पी। अब P को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच अपॉन में लैम्डा। तो यही हमारे पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक सर हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया। अगर तुमने लैम्डा को कम करा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर तुमने लैम्डा को कम करा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों बढ़ जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ई देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और डी ब्रोगली मतलब काइनेटिक एनर्जी ई दे रखी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई। हम क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से ये वाला फार्मूला मिटा देता हूँ, उस फार्मूले की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्यों, इसने पार्टिकल की बात करी है और वो फोटोन के लिए हो जाता। अभी सिर्फ हम इस फार्मूले पर रहेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर ई। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहोगे सर वो आ रही है 2m, सॉरी 2m लिख दिया मैंने, 2e अपॉन में m। ये ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा और अंडर रूट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2e अपॉन में m। अब देखो, इसने कहा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, सबको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन में p। और वैसे हम और भी आसान तरीके से कर सकते थे इस चीज़ को, अभी बता दूंगा, मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। मैं इसे एम वी लिख सकता हूँ और v की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, तो आ जाएगा मेरे पास आंसर h अपॉन में 2e m। तुम कहोगे ये कैसे आया, एक्चुअली h अपॉन में m इंटू वी, ये हो जाएगा 2e अपॉन में m। ये जो m है ऊपर वाला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट एम अंडर रूट एम। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो तुम लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 आ गया। एक और तरीका है, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, याद आया। अब P की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, ये वर्क पावर एनर्जी में करवाया था। और अब ये जो P की वैल्यू है ये यहाँ लगा देना, तुम्हारे पास सेम आंसर को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन हैज़ एन एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। पूछा जा रहा है अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। हम यहाँ छोटे वाला फॉर्मूला जो ट्रिक थी हम वो यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या बताया था, 12.27 अपॉन में वोल्टेज, और ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी तुम्हारे को दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे वोल्टेज में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे वोल्टेज के अंदर, हम इसे लिख सकते हैं 100 वोल्ट, है ना। तो ये हो गई हमारे लिए 100 वोल्ट। एनर्जी कितने किस में दे रखी है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे को एनर्जी दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसे, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ना, क्या होती है Q इंटू वी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। हमने क्या करा, हमने जो आंसर दिया आपको लिखा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पर आप अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्वेश्चन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। देखो बेटा एक काम करो, पहले तो फार्मूला लगा लो, जो मैंने ट्रिक वाले फार्मूले बता रखे हैं वो लगा लो। अब ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, यही फार्मूला था। अब बेटा यहाँ वोल्टेज तो नहीं दे रखी, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, अगर मान लो तुम्हें 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो रफली इसे मान लो कि ये 100 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कन्वर्ट करूँ, वरना तो क्वेश्चन का फायदा ही नहीं हुआ ना। अगर आपको कभी भी सिर्फ ऐसे दे रखा हो कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डायरेक्टली आप उसे 100 वोल्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दे दिया 101 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 101 वोल्ट लिख सकते हो। अगर आपको दे दिया 102.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे कितना लिख सकते हो, 102.3 वोल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ 100 है तो यहाँ 100 लिख देना। अब आंसर किस में आ जाएगा हमारा, एंगस्ट्रॉम में। कितना होगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। दैट इज आंसर नंबर 1 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम।
रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। देखो वेवलेंथ का फार्मूला हमने करा था H/2m काइनेटिक एनर्जी, यही करा था। कह रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कभी भी हम दो अलग अलग पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड होगी वो सेम होगी। तो इसे तो हमें छेड़ना ही नहीं, हमें सिर्फ मास को देखना है। न्यूट्रॉन मतलब डबल न्यूट्रॉन, ठीक है, दो न्यूट्रॉन से बना है तो इसका मास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इसका मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखना मास ऑफ न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं लगभग 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 सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो हमने लिखा भाई रेशो निकालनी है ड्यूट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन, तो हम लिखेंगे H अपॉन में 2 मास ड्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन में H अपॉन में 2 मास प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है भाई, डिवाइड कर देना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जियाँ क्या है हमारे लिए सेम है, मच्छर काट रहे हैं। तो ऐसे कर लेता हूँ, अभी हीरो बनने का कोई वो नहीं है, डांट खाऊंगा पापा से। हाँ तो अब H से H कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, क्या बचा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन। कैसे लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट, ये तो पीछे छुप जाएगा, बस ऐसे साइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसे लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन विच इज 1/√2। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक इलेक्ट्रॉन को हमने रेस्ट से एक्सेलरेट करा एट विच द पोटेंशियल आर 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट। मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट का है। तुम कहोगे सर कैसे, भाई फाइनल है ये इनिशियल है, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। क्लियर। तो अगर ये आंसर हम निकालते तो 40 माइनस 20 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब इसने क्या पूछा, द डी ब्रोगी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट बी विल बी। जब आप बी पर होंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, क्या होगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी फ्रॉम, सबको पता है। ये देखो एक मिनट, ए एंड बी इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बिटवीन द टू पोटेंशियल ए एंड बी। हाँ तो ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल पर जा रहा है तो हमारे पास नहीं इतना ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने लिए देख रहा था। तुम बस यहाँ पर लिखना वोल्टेज कितनी आई, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, क्योंकि इसने ये पूछा इलेक्ट्रॉन एट बी पर जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ वो वोल्टेज लेनी है जिससे वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो वोल्टेज डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पर सही बात बोलूँ, जो एनर्जी से प्रोवाइड कर रही है। यहाँ ये डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ वोल्टेज मत लेने लग जाना, ठीक है। मैं बस ये देख रहा था कि 20 से 40 लिखा है ना, तो कम से कम मैं कभी 40 से ही एक्सेलरेट ना कर दूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल पर एग्जिस्ट करता है, तो करंट कहाँ से कहाँ बहता है, हाइयर से लोअर पोटेंशियल, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था फिर आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है ना। तो मैं बस यही चेक कर रहा था और कुछ नहीं, तुम्हारे लिए जानने की ये बात है, यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ मत सोचो। और इस फॉर्मूला में जो ये वोल्टेज है ये वाली होगी, चेंज इन पोटेंशियल कितनी आ रही है हमारी 20 का अंडर रूट। तो अगर हम इसे निकालते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75 एंगस्ट्रॉम। दैट विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ज़्यादा नहीं सोचना, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, मैं सोच लूंगा, सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा काम सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, करना है, नीट में अच्छे नंबर लाने हैं, डॉक्टर बनना है। ओके, an electron is moving with a velocity of 6.6 10 की power 3, the de Broglie wavelength associated with the electron having a mass and Planck's constant is। तो वेलोसिटी हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, तो कम से कम चलो काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लें हम इलेक्ट्रॉन की, कितनी हो जाएगी, हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। लैम्डा का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, H अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 9 इंटू 10⁻31 इंटू द काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पर से निकाल लिया, उस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ रख देंगे। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आपके पास 6.6 10⁻34।
अब हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? देखो हमें यही लगाना पड़ेगा, 6.6 भी नहीं, 6.62 और फंस गए, 6.6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? आंसर नंबर 3 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हाँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन को, मुझे आंसर पता था तो मैंने यहाँ पर आंसर लगा दिया। कैलकुलेशन आप लोग होमवर्क में करेंगे, जिसकी निकल जाए वो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर देगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई कर, है ना। और कोई भी मदद चाहिए हो तो हमेशा आप मेरा नंबर मांग सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बात करते हैं। कह रहा है the energy that should be added to electron to reduce its de Broglie wavelength from इतने will be equal to। पहली बात है, आप ये देखिए आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? H अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये हमारे पास मेन है। काफ़ी सारे बच्चे इसे ऐसे लेकर चल लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला तब है जब आपके पास फोटोनिक एनर्जी है। ठीक है, फोटोन है, ये तब के लिए सही है, अभी के लिए नहीं, मैटर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर लैम्डा को 10⁻⁻10 से 10⁻⁻10 इंटू 0.5 कर दिया, मतलब जो नया लैम्डा है वो दो गुना है, सॉरी दो गुना कह रहा हूँ, आधा है हमारे पुराने लैम्डा के। लिखा है ना 0.5 10⁻⁻10, और जो पुराना लैम्डा है वो सिर्फ 10⁻⁻10 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने लिखा E1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ1² और हमने लिखा E2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 ऑफ द λ1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने मान लो E2/E1 करने की कोशिश करी तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा, और ये हो जाएगा कितना? सही है, 1/λ1 का होल स्क्वायर। इसे उड़ा दे, इसे इससे उड़ा देते हैं, ये गया 1/1/4, 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब E2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1 हो गया। तो अब मुझसे पूछा है ये एडिशनल कितनी एनर्जी मैंने यहाँ पर डाली, तो एडिशनल एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ E1। इनिशियल एनर्जी कितनी है? E1, तो 3 गुना E1। तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, थाइस द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी से 3 गुना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल all have same kinetic energy of 1 mega electron volt in the increasing order, in the increasing order fill the following sequence। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे को बतानी है। चलो यार पहले निकाल लेते हैं, फिर जो भी इसने इंग्लिश में लिखा है उसका मतलब हम निकालेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब के क्रम से शायद बढ़ते हुए क्रम में हमें लगानी है, निकाल लेते हैं पहले। देखो, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था कुछ ऐसे, है ना, वेयर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सबके लिए क्या क्या चीज़ सेम है? एच सबके लिए सेम है, टू सबके लिए सेम है, और काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी लैम्डा सबसे छोटी होगी, है ना। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल दिया है, इसका मास होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, तो ज़्यादा ही बड़ा मास है। और न्यूट्रॉन दिया है, तो न्यूट्रॉन का लगभग लगभग मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अब यार इसने ये देकर बड़ा कंफ्यूज कर दी, तो बहुत ही ख़राब वाली बात है। तो चलो हम भी मास ऑफ प्रोटॉन ही मानकर चलते हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये कहीं न कहीं परेशानियों में ज़रूर खड़ी करेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूँगा कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है। अभी के लिए ऐसे ही लेकर चल लेते हैं। और देखो ना, कितनी नेचुरल बात है। तुम लोग सोचते हो, यार कैसे क्वेश्चन होगा? मैं भी तो तुम्हारी तरह ही सोच रहा हूँ इस वक़्त, क्वेश्चन किसका ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं? कर लेंगे डील, जैसा भी आएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg, मतलब सबसे छोटा मास इसी का है। तो अब हमें ये पता चल गया सबसे छोटा मास इसका है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ जो होगी वो अल्फा पार्टिकल की होगी, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंस जाएगा। तो एक एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाद में आए और अल्फा पार्टिकल पहले आ जाए। ये भी नहीं है, मतलब ऐसे चलेगा ना, ऐसे हमारे को। और अगर तुम इस ऑप्शन को देख रहे हो, मैं ऑप्शन बड़ा कर देता हूँ,
ये वाले ऑप्शन पर आया, यहाँ अल्फा है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सीक्वेंसिंग गलत है। ऐसे है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये तो गलत हो गया। इसको देखो, लास्ट में अल्फा आया, ये भी गलत हो गया। लास्ट में न्यूट्रॉन आया, ये भी गलत हो गया। लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया, सही। पहले अल्फा आया, सही। ये सही हो जाए। तो देखो, यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा था, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोटॉन से थोड़ा सा जो होता है बड़ा होता है। ठीक है। तो जितना मुझे याद है, देखो न्यूक्लियाई से मैं लिख देता हूँ, इसका होता है 1.008 या फिर 9 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका होता है 1.007 एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। स्लाइटली देखो, नॉर्मल लेवल पर देखा जाए तो हम तो एक ही कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg फॉर बोथ ऑफ दम। लेकिन ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अब मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख कर दे दी, तुम चाहो तो इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन वही बात है ना, इतना कौन देखेगा। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का जो मास है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन से क्या होता है, ग्रेटर होता है। मेरा तो काम है वो बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। The accelerating voltage of an electron gun is 50,000 volt. De Broglie wavelength of the electron will be equal to, ओके, हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, यही ट्रिक हम लगाएंगे। इसने खुद ही बोल दिया 50,000 वोल्ट है, एंगस्ट्रॉम के अंदर हम आंसर निकाल रहे हैं। तो 50 के 1 2 3, तो √5 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, पावर 2, 0.12, एक मिनट रुको, 5। तब ये आसपास आंसर होना, 0.055 एंगस्ट्रॉम मस्ट बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तुम लोग एक बार करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कैलकुलेशन सही थी या नहीं। ओके, नेक्स्ट। इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.7 10⁻⁻27, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू। तो न्यूट्रॉन का हमारे को बताना है, मास वगैरह सब कुछ दे ही रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2 टाइम्स ऑफ मास, और काइनेटिक एनर्जी इसने कितनी दे रखी है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ हैविंग एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, 1 पॉइंट, ये लो सर। अब ये टोटल टोटल हमारा कन्वर्जन हो गया। ये लो, मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख पाए। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अब इस वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा और निकालने की कोशिश करूँगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, सभी 1.6 आ रहे हैं। भगवान, किस दुविधा में फंसा दिया मुझे। क्या कैलकुलेटर का यूज़ करूँ क्या। फिर तुम कहोगे सर आप तो ऐसे कर रहे हो, सर आप खुद कैलकुलेटर्स के यूज़ कर रहे हो और हमें बता रहे हो, सर है ना। हाँ भाई, फैकल्टी बनने का कुछ तो फ़ायदा उठाएं। हम थोड़ी ना तुम्हारी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻11। वरना तुम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हो, 0.28 के आसपास होता है, 0.28 अपॉन में जो भी एनर्जी आपको दे रखी हो। ठीक है। इतने एंगस्ट्रॉम का आंसर आता है, शायद ये 0.285 या 0.284 के आसपास कुछ हो, लगभग इतना ही मानकर चल रहे थे, 0.284 अपॉन में एनर्जी। और एनर्जी को आपको इसमें किस में लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी दे रखी है मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, यहाँ लगा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हो गया। अब ये देखना, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ये आंसर जो आएगा ये मेरा पूरा का पूरा मीटर में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में नहीं है। तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेना, 10⁻⁻10 में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो वो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए। अब इतना तो कर ही लेना यार, अब इससे ज़्यादा क्या ही मैं बताऊँ। The question says a proton and an alpha particle accelerated through the same voltage. The ratio of their de Broglie wavelength will be. फार्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू द वोल्टेज, अगर कभी भी हमें वोल्टेज दे रखा हो।
अगर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला दे रखा होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा देंगे। अभी तो वोल्टेज है तो वोल्टेज वाला फार्मूला लगाएंगे। दो व्यक्ति है, प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। तो अगर मैं प्रोटॉन की निकालूंगा तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 मास चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा प्रोटॉन में ई पॉजिटिव लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज ऑफ द प्रोटॉन। ऐसे ही अगर अल्फा पार्टिकल का लिखूंगा तो एच अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 गुना प्रोटॉन का, चार्ज होता है 4 गुना प्रोटॉन का, इनटू पोटेंशियल। दोनों को डिवाइड कर दूंगा, यही कर सकते हैं हम। देखिए, एच से एच कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ई से ई कैंसिल। तो आ रहा है एल लेमडा पी लेमडा अल्फा अंडर रूट ऑफ 8 2√2/1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी केल्विन विल बी इक्वल टू, ये तो डायरेक्टली ही हमारे पास फॉर्मूला है भाई। देखो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इसने एटम का पूछा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय दी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 के बी टी। के बी इज द बोल्टमैन कांस्टेंट। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, एच अपॉन में 3 मास ऑफ द एटम के बी टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। The de Broglie wavelength associated with electron revolving around the nucleus in the hydrogen atom in the ground state will be equal to, ग्राउंड स्टेट पर हमें बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी अगर एक हाइड्रोजन एटम के अंदर। अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर हमारे को पहले से ही क्या है, प्रकाशित कर रखी है, दे रखी है। तो हम यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन एटम में उस ऑर्बिट पे कितनी एनर्जी होती है, 13.6। देखो यहाँ पर माइनस में लिख रहा था, माइनस मत लिखना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो लेकर घूम रहा हो। क्लियर। तो यहाँ पर इसे जूल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ई इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वो सॉरी हाँ ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट ही तो हुआ। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग से यहाँ पर लिख कर क्या है छोड़ देता हूँ। तो इसको जब हमने यहाँ पर लगाया, वैसे इसका एक छोटा फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ, 12.27, लेकिन फिर वो मुझे वोल्टेज में लगाना पड़ जाएगा। अरे एक काम करो यार, इतना सब कुछ हम झमेला क्यों कर रहे हैं, तुम ये लगा दो 12.27 अंडर रूट ऑफ वी। इतना लंबा निकालोगे उससे अच्छा फिर यही निकाल। अब हमारे को पता है कि पहले ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान तो नहीं मान। तो ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम इसे कन्वर्ट कर दो वोल्टेज में। मैंने पहले ही बोला था ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया करो, जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर है। इतना वोल्ट का आंसर है। तो यहाँ लगा दो 13.6। अब यह आंसर जो आएगा ये एंगस्ट्रॉम में भी आ जाएगा। तुम्हारा आंसर किसके बराबर निकल कर आएगा, अंडर रूट ऑफ ये 12 लगभग काटना पड़ेगा। देखो लगभग लगभग हमारे पास सेकंड आंसर क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट सोल्यूशन हो जाना चाहिए इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी। देखो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर होगा वो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। यही बेसिक फॉर्मूला हमारा होना चाहिए। फॉर अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वो सॉरी द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड बी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर क्योंकि इसने लिख रखा है वी इज कंपेरेबल टू सी, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, ये ऑप्शन नहीं, ये एक फॉर्मूला ही है, आप याद कर सकते। विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर को किसने बताया था, माइकलसन एक्सपेरिमेंट ने नहीं। कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने एक पढ़ा, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये तो सारे गलत ही हो गए। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फिलामेंट होता है वो कौन सी लाइट एमिट कर रहा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की लाइट एमिट कर रहा होता है वो, है ना। जो फिलामेंट होता है वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। क्लियर। द करेक्ट कर्व बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग I and the angle of diffraction phi
इन द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट विल बी इक्वल टू, मैंने ये पहले ही बोला था कि हमारे को ये कर्व रट कर रखना है, बाकी कोई भी कर्व रेलिवेंट है ही नहीं। ये तो थ्योरी से ही हमारे पास आंसर आ गया। 50 डिग्री पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी, है कि नहीं? तो ये याद रख लेना। इन डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट निकल क्रिस्टल किसकी तरह एक्ट करता है? निकल क्रिस्टल मैंने पहले ही बताया था ग्रेटिंग की तरह एक्ट करता है कि नहीं? तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह, 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, 2 भी नहीं, कितना, 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्टेड वेव इन द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट आर, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सरे होते हैं, फोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायफ्रैक्टेड जो रे है वो क्या थी हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स की ही तो थी। एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? फार्मूला लगाकर हम देख लेते हैं। भाई ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन का फॉर्मूला, ये कर दिया हमने दोनों को सेम, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हमारे पास ये आंसर निकल कर आया। अब इसने रेशो ले ली, मतलब मैंने ऐसे ले लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। देखो हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका होता है 1.6 10 की पावर -27 और इसका होता है 9.1 10 की पावर -31। तो हमारे पास ये जो रेशो आएगी MP/ME की, ये बहुत बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो ऑब्वियसली ये रेशो ग्रेटर देन 1 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, वेरी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा हमारी फॉलोइंग प्रॉब्लम का। डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन शोज इज, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताती क्या है? यही तो बताती है कि वो ड्यूअल नेचर का है कि नहीं? पार्टिकल नेचर तो नहीं बताती, वेव नेचर भी नहीं, दोनों ही बताती है भैया, वो पार्टिकल भी है वो वेव भी है, तो डुअल नेचर बताती है, चैप्टर ही उसके बारे में। व्हाट विल हैपन इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? भाई अगर मान लो मैंने वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम खुद देखो, काम करता हूँ, एनर्जी, या एनर्जी भी, एनर्जी को मारो गोली, तुम सिर्फ ये लिख लो, तुमने वेलोसिटी बढ़ाया तो मोमेंटम बढ़ाया, है कि नहीं? तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब इसने कहा कि कन्वर्स पूछ रहा है ये, यहाँ पर इन दोनों को स्विच कर दो, यहाँ कर दो लैम्डा, यहाँ कर दो पी, और पी का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा h/m लैम्डा। अब तुमने लैम्डा बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी कम, विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। Photon of wavelength 4400 angstrom is passing through vacuum. The effective mass and the momentum of the photon are respectively will be equal to. तो एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, वो पास कर रहा है। हमसे पूछा गया कि मोमेंटम बताओ और उसका इफेक्टिव मास बता दो। मोमेंटम तो निकालना आसान हो जाता है, h बाय लैम्डा कर दिया 6.63 10 की पावर -34, और वेवलेंथ है 4400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अरे यार निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 44 67, पहले पे कटेगा 1, सभी 1 पे कट रहे हैं। चलो ठीक है, अभी आंसर देखेंगे। अब इसने बोला इफेक्टिव मास भी बता दो, इफेक्टिव मास हमारे पास कितना हो जाएगा? भाई जो मोमेंटम आया वो MC के बराबर हुआ, तो मास P/c के बराबर होगा। मतलब सीधी सी बात बोलूँ तो ये हमें निकालना ही पड़ेगा, 6.63। अगर चलो मैं 6.6 मानकर कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है यार, तगड़ा फ़र्क पड़, चलो छोड़ो, अब मैं 6.6 मान के कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3.3, ये हो जाएगा 2200, 11 तिया 33, 3/10, और 11 दूनी, तो 2 के 1.5 पर ये कटेगा, और नीचे अभी भी 10 बच रहा है, तो 0.15, मतलब 15 का तो फैक्टर आएगा ही आएगा। ये गलत हो गया, ठीक है? तुम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना, मगर
पक्की बात है, ये 1.67 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1.5 के आसपास का ही आंसर होगा। 1.55 हो सकता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या अगर हम 6.63 भी कर लेते तो 2 के फैक्टर पे ये कट जाता। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हमारे पास, मतलब ठीक है, ये 2 एकम 2, 3.31 के आसपास, 3.315 के आसपास कट जाता। तो 1.5 तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अब इनमें से हमें देखना है कि 1 2 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं मान कर चलता हूँ 0.15 ऊपर आया, और ये बचा 10 की पावर -24। हाँ, तो ये हो जाएगा 1.5 10 की पावर -25। 1.5 और नीचे एक, नहीं नीचे एक, ये 10 बचा था। 1 मिनट रुको यार, अरे हाँ नीचे 100 भी तो बच रहा है, ये 100 भी नीचे गया तो ये ऊपर आ जाएगा। ये होगा 1.5 10 की पावर -20। तब ये ऑप्शन भी, ये तो ऑप्शन रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि मास 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इसमें आंसर लगाएंगे तो मास निकल कर आएगा ही आएगा। तो यस, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही तुम पी की वैल्यू ये लगाओगे ना, 1.5 10 की पावर -27 ओवर हेयर, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -36 एज द मास ऑफ द फोटोन इटसेल्फ। ओके, ये करेक्ट आंसर हो। कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी है बताओ। कॉफ़ी ना पीता तो ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोन। फोटोन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब बेकार है। For a moving particle having kinetic energy E, the correct de Broglie wavelength is not applicable for particle H अपॉन में। कह रहा है एक मूविंग पार्टिकल के लिए जिसकी एनर्जी E है, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होगा। यही तो फॉर्मूला है जब से करे जा रहे थे। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ पहली बोर ऑर्बिट में किसके बराबर होगी, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सर्कमफ्रेंस। नहीं सर, ये गलत है। भोर ऑर्बिट में, जैसे ये भोर ऑर्बिट है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr n। अब nth कोई भी हम यहाँ पर ऑर्बिट लेकर चल रहे हैं, उसमें हम जो हमारा ये क्या नाम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2πr n इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब तुमने कहा कि सर पहला ऑर्बिट है, तो आर एन इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, और एन की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर आ गई है। यही एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है सर। इफ गिवन पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी फॉर, किस पार्टिकल के लिए मैक्सिमम होगी। देखो मैं बताता हूँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर कोई पार्टिकल्स हैं और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो एच अपॉन में पी पर डिपेंड कर जाती है। तो हमने लिखा एच अपॉन में एम वी, मतलब मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, बीटा। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होता है, और कौन बचा, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, सबसे कम, तो उसकी उसकी जो वेवलेंथ होगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो बीटा आंसर हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बीटा आंसर कह रहा हूँ, फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। A proton is about 1840 times heavier than an electron. When it is accelerated by a potential difference of 1 kilowatt, its kinetic energy will be equal to। तो एक प्रोटॉन है जो 1840 टाइम्स हैवियर है एक इलेक्ट्रॉन के। हमसे बोला गया अगर हम इसे एक्सेलरेट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट से, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। अब 1 किलो वोल्ट से तुमने इसे एक्सेलरेट करा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, तुम्हें आंसर निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। हाँ तो हो तो गया यार, इसने पोटेंशियल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ईवी। अब तुम्हारे पास मतलब पोटेंशियल जब तुम्हें वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी जब तुम्हारे को इसमें निकालनी होती है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है, तो तुम ये देख लिया करो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 1 किलो वोल्ट दे रखी है ना। तो आपके पास जो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम लिखते हैं चार्ज इनटू वोल्टेज।
अब मेन बात यह है कि हम भाई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो इसे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, वोल्टेज जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो कितनी हो गई, अपॉन में 1.6 10 की पावर -9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तब हमें कुछ देखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, कन्वर्जन पता होनी चाहिए थी कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन लगा दिया, वोल्टेज जिससे हमने एक्सेलरेट करा वो लगा दिया, और 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये इतना आंसर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, आगे बढ़े। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन प्रोपोगेट विद सेम वेवलेंथ, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन सेम वेवलेंथ से प्रोपोगेट करते हैं तो ये क्या बता रहा है हमारे को कि उनके पास क्या सेम होगा, क्या उनके पास एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी क्या सेम होगा। यार एक बात बताओ, ये वाला ही फॉर्मूला था, अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम रहने वाला है। ठीक है सर। According to de Broglie wavelength of an electron in the second orbit is 10 की power -9 मीटर, then the circumference of the orbit will be equal to, मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हारे को 2πRn इक्वल टू n लैम्डा, यही बताया था। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। कैसे वैल्यू पुट होगी भैया, लैम्डा दे रखा है 10 की पावर -9, n की वैल्यू हो गई 2, सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -9। ऑप्शन नंबर 2 will be the correct solution for the following. If the mass of the microscopic particle as well as the speed are halved, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का स्पीड मैंने कम कर दिया और मास भी मैंने कम कर दिया है ना, मास और स्पीड दोनों ही कम कर दी, आधी कर दी है, कलर से चिपका देता हूँ दिखेगा नहीं। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उस पार्टिकल के साथ वो क्या होगी, मैंने जाना डी ब्रोगली वेवलेंथ तो भैया मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी के। अब तुमने मास भी आधी कर दी और स्पीड भी आधी कर दी, तो मैंने लिखा लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू एच अपॉन में हाफ मास एम हाफ वेलोसिटी, दैट इज एच अपॉन में 4h अपॉन में एम वी। ये क्या हो जाएगी, पहली वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओल्ड वाली। तो यहाँ पर जो नई वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो पुरानी वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या हो गई है, 4 गुना हो गई है। डिक्रीज बाय फैक्टर मोर देन 2, नहीं डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज बाय फैक्टर 2 गलत, इंक्रीज बाय फैक्टर मोर देन 2 ये हमारा सही ऑप्शन हो। 4 गुना है ना, तो 2 का फैक्टर से ज़्यादा ये हमारे को आंसर एक्सपेक्ट हो रहा है यहाँ पर। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी विल बी, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा मास ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि देखो दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, छोड़ो सारी बातें, इसे भी मारो गोली। ये वाला फॉर्मूला याद है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू चार्ज इनटू वोल्टेज, ये वाला फॉर्मूला याद है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक है हमारे पास प्रोटॉन। यहाँ पर हमने लिखा h अपॉन में 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, इनटू वोल्टेज, अपॉन में, h अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू वोल्टेज। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और चार्ज भी कैंसिल, वोल्टेज भी कैंसिल, तो हमें आंसर देखने को मिल रहा है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और अंडर रूट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है सर, ये मेन हो गया, मतलब यही फॉर्मूला यूज़ करना है तुम्हें, और कोई यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर से तुम वेलोसिटी मोमेंटम से चीज़ें डिराइव करते रहोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। An electron proton alpha particle have same kinetic energy, the corresponding de Broglie wavelength would have the following relationship। आप इस क्वेश्चन को करेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही है या जिसका आंसर गलत है। मास ऑफ द पार्टिकल, और हमारे पास यहाँ पर दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला देख दो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है सर, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, मासेस अलग अलग हैं,
देख लेना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31। हमारे पास प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 10⁻27 kg। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये सारा डेटा मैंने आपको दे दिया। इसके बेसिस पर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट सेक्शन में उसकी कमेंट को पिन भी करा जाएगा। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर है पिकोमीटर में। देखो एक पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी एच अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो 6.63 10⁻34 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे को दे ही रखा है। अच्छा इसने 9.11 कर रखा है, चलो उतना लिख दिया हमने, इंटू काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो लगभग लगभग आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा, देखो अब ये जो आंसर है ये मीटर में निकल कर आएगा तुम्हारे पास। ओहो गलती से यहाँ ई लिख दिया, ये लैम्डा होना चाहिए था। ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आंसर आएगा। तो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, मान लो वो एक्स मीटर निकल कर आ रहा है, तो तुमने क्या करा, तुमने बोला भाई 1 मीटर का मतलब 10⁻12, वो सॉरी 1 पिकोमीटर का मतलब, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। यही है। तो 1 मीटर का मतलब कितना हो गया, 10⁻12 पिकोमीटर। तो यहाँ जो आंसर तुम्हारा आ रहा हो, एक्स आंसर आ रहा है, तो एक्स मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻12 पिकोमीटर। यहाँ तक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भैया 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। जैसे जब तुम यहाँ पर आंसर निकालोगे लगभग लगभग, तो ये आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा ये 112 10⁻12 मीटर देखने को मिलेगा। इसे यहाँ प्लेस कर देना, यहाँ और यहाँ। तो जैसे ही तुम यहाँ एक्स में प्लेस करोगे ना इसे, ये आएगा 112 10⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 112 बच जाएगा। दैट विल बी योर कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ओके चलिए, lambda p and lambda alpha are the wavelength of proton and alpha particle with equal kinetic energy then। तो यहाँ पर हमारे को बताना है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा कैसे वेरी करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास तो यही फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब दोनों की ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास सेम है, तो हम लिखेंगे प्रोटॉन अपॉन में अल्फा, जैसा कि इसमें दे रखा है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये मास ऑफ अल्फा कितना है, 4 गुना प्रोटॉन के। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो लैम्डा पी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अल्फा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्लियर। तो बच्चों इस लेक्चर में बस यही तक। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन रेलिवेंट है, हम और हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन पहले आप लोग ये क्वेश्चन खत्म करिएगा, तभी जाकर हम थोड़ी और एडवांस लेवल की बातें कर सकते हैं, नीड में भी ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर मिल। थैंक यू।